अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एक ख़ास किस्म की बीमारी है, एक ख़ास किस्म की कंडीशन है जिसका नाम है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कंडीशन है, ये जो बीमारी है, इसका ताल्लुक़ लड़कियों और ख़वातीन से है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जिस्म के एक ऐसे ऑर्गन से है जो मर्दों में नहीं होता। आप ये वीडियो देख सकते हैं एक फैमिली मेम्बर के तौर पे एज अ मेल पर्सन, लेकिन बुनियादी तौर पे जो टारगेट ऑडियंस है इस वीडियो का वो ख़वातीन और लड़कियां हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी ख़ातून या जवान लड़की जिसको जो माहवारी है वो या तो आ ना रही हो या इर्रेगुलर हो, यानी 1 साल के 12 महीनों में 9, 8 या उससे कम पीरियड्स आते हों, या अगर आती भी हो तो 35 डेज़ के बाद आती हो, और या फिर काफ़ी अरसा तक रहती हो, या कुछ अरसा रहने के बाद पीरियड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, और साथ जिस्म पे बाल उन जगहों पे हों जो अमूमी तौर पे लड़कियों के नहीं होते, जिसको हम हिर्सुटिज़म कहते हैं, और ऐसे ही चेहरे पे ज़्यादा दाने या एक्नी हो, तो ये वीडियो उन लोगों से मुताल्लिक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो लफ्ज़ी मतलब है, पोली का मतलब होता है कई, एक से ज़्यादा, और सिस्टिक कहते हैं हम पानी की थैलियों को। आगे है पॉलीसिस्टिक के बाद ओवेरियन। ओवेरियन का मतलब है कि ओवरी से मुतल्लिक। ओवरी ख़वातीन का एक आर्गन है जिसको हम उर्दू में कहते हैं बेज़ादानी। बेज़ा कहते हैं अंडे को, यानी ओवम को, और एक से ज़्यादा हो तो इसको ओवा कहते हैं। जब भी कोई पैदाइश होती है तो उससे पहले मर्द और औरत के मिलाप से, यानी स्पर्म और अंडे के मिलाप से एक जाइगोट बनता है, जिस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो अंडा है इसकी पैदाइश उस आर्गन में होती है खातून में जिसको हम कहते हैं ओवरी। किसी भी खातून में, किसी भी लड़की में राइट और लेफ्ट 2 ओवरीज होती हैं जिनके अंदर ये अंडे या ओवा की पैदाइश होती है। तो ओवेरियन का नाम आया है ओवरी से, क्योंकि ये अंडा वहाँ पे पैदा होने के बाद फिर एक ट्यूब होती है जो बेज़ादानी को बच्चादानी यानी यूट्रस से जोड़ती है, जिसको हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। तो ये अंडा वहाँ से फिलोपियन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस की तरफ जब अपना सफ़र शुरू करता है, और अगर रास्ते में इसकी मुलाकात हो जाए स्पर्म से, तो फिर इन दोनों के मिलाप से, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो बच्चे के बनने के अमल का आगाज़ होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का मतलब है कि ओवरी जो ख़वातीन और लड़कियों का ये ऑर्गन है, उसके अंदर काफ़ी पानी की थैलियाँ बनी होती हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट क्या होती है दोस्तों? ये जो अंडा ओवरी के अंदर पैदा हुआ था, जिस सेल्स के अंदर ये पैदा होता है उनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये ओवरी के अंदर होते हैं, और बच्ची की पैदाइश के बाद ही इनकी एक तादाद मखसूस होती है। लेकिन जैसे ही माहवारी का अमल लड़कियों में स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ मेनार्की, तो उसके बाद हर महीने एक अंडा जो है रिलीज़ होता है। ये इस चीज़ को जहन में रखते हुए, या इस पूरे अमल का ये मकसद है कि अगर किसी भी महीने स्पर्म के साथ इस अंडे का मिलाप हो तो पैदाइश का अमल आगे बढ़ाया जा सके। तो वो जो फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर ये एग्स होते हैं, तो वो मौजूद होते हैं ओवरी के अंदर, जो कि हर महीने रिलीज़ होता है। लेकिन अगर ये जाइगोट ना बन पाए, ये फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, ये स्पर्म के साथ मिलाप ना हो पाए, जबकि ये अंडा कब रिलीज़ होता है फॉलिकल से? हर 14वें दिन। तो उसके बाद अगले 2 हफ्ते में जो ये अंडा भी जिस्म से बाहर चला जाता है, और साथ साथ जो बच्चादानी या यूट्रस की दीवार है वो भी तहलीलों के साथ चली जाती है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के आखिर पे जो नाम आता है उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम जो है कोई भी ऐसी सूरत हाल में को कहते हैं कि जब कोई बीमारी अपने उस बुनियादी आर्गन के अलावा बाकी हिस्सों को भी मुतासर करे, तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम का लफ्ज़ देते हैं। क्योंकि ये जो PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसके अंदर ना सिर्फ ये कि ओवरी और उससे पैदा होने वाले हार्मोन्स का प्रॉब्लम बनता है, बल्कि जिल्द का प्रॉब्लम बनता है, ज़हनी प्रॉब्लम बन सकते हैं, मोटापा का प्रॉब्लम बनता है, शुगर के कंट्रोल का प्रॉब्लम बनता है, कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम बनता है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा रखें तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। ये जो मैंने जिक्र किया है हार्मोन्स का, ओवरी में से 2 हार्मोन्स पैदा होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन का ये काम है कि जब अंडा रिलीज होके और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, तो जो बच्चादानी की दीवार की अफजाइश है, यानी उसकी पूरी तैयारी है ताकि अगर बच्चा आता है और वहाँ पे जुड़ता है तो आगे पूरे उस प्रोसेस के लिए जो तैयारी है वो प्रोजेस्टेरोन करवाता है। और जो ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन बाकी जो जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं कि लड़कियों और ख़वातीन में जैसे ब्रेस्ट का होना या मखसूस जगहों पे जो हेयर ग्रोथ है या जो ख़वातीन की पूरी ख़वातीन वाली साख्त है उसमें ईस्ट्रोजन का किरदार है। लेकिन ये जो दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ओवरी से, ये खुद में नहीं आ जाते, बल्कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक छोटा सा एक जो आप जैसे राउंड शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो रिलीज़ करता है दो मखसूस हार्मोन जिनको हम गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। एक का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि नाम से जाहिर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ये जो फॉलिकल्स जिसके अंदर अंडा होता है और जो ओवरी में मौजूद है उसकी जो अफजाइश है उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक मखसूस किस्म की कॉन्सेंट्रेशन या मिकदार में हमारे जिस्म से के जो वो हिस्सा जिसको मैं पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहा हूँ वहाँ से ये रिलीज़ या इनका खराज होता है और ये फिर आके ओवरी पे काम करते हैं और ओवरी के जो दो हार्मोन्स हैं उनको भी रिलीज़ करवाते हैं। और इनका भी जो कंट्रोल है वो इनसे ऊपर ही दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, वहाँ से हो रहा होता है। और वो कैसे होता है, वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वहाँ से अखराज होते हैं, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के इस हिस्से को कंट्रोल करते हैं, उन सेल्स को जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, गोनेडोट्रोफिन्स हम कहते हैं LH को और FSH को, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है कि ऐसा हार्मोन जो इन दोनों को रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी एंटीरियर पार्ट से। तो कोई भी खातून या लड़की जिसके पीरियड्स इरेगुलर हों, जिसके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा हों और उन जगहों पे हों चेहरे के, होंठों के, चिन के या कमर वाली साइड पे या गर्दन के ऊपर के हिस्सों पे कि जहाँ पे अमूमी तौर पे ख़वातीन में बाल नहीं होते हैं ज़्यादा, या चेहरे पे एक्नी का प्रॉब्लम साथ ज़्यादा हो। और तीसरा, अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, पेट का अल्ट्रासाउंड, और वहाँ पे जो ओवरीज हैं दोनों तरफ की, उनके अंदर सिस्ट मिले, पानी की थैलियाँ मिलें ज़्यादा तादाद में, तो अगर किसी में ये तीनों में से दो भी करैक्टर हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मिसाल के तौर पे अगर किसी खातून में या लड़की में इर्रेगुलर पीरियड्स हैं और साथ अगर वो तमाम फीचर हैं जो ख़वातीन में नहीं होते, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो मर्दाना हार्मोन है जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं वो इन ख़वातीन में ज़्यादा बनते हैं। जैसे मैंने हिर्सुटिज्म की बात की, बालों का बहुत ज़्यादा होना, या एक्नी की बात की, तो ये मेल जो हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन है, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टीरोन है, सल्फेट उसे पूरा नाम है, और साथ एंड्रोस्टीन डायोन है। अगर ये ख़वातीन में ज़्यादा बन रहे हो जो कि अमूमी तौर पे ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जिसके फिर अलामात ज़ाहिर आते हैं ज़्यादा बालों की शक्ल में, मर्दाना गंजपन जिसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस उसकी शक्ल में, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने होते हैं जैसे मतलब एक्नी में। तो अगर ये दो भी किसी में फीचर मिल जाएं तो वो भी इस डेफिनेशन पे, इस तारीफ पे पूरा उतरता है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो क्योंकि किसी भी फीमेल में जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनिस्बत कम रिलीज़ हो, तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ओवरी के मखसूस सेल होते हैं जिनको हम थीका सेल्स कहते हैं, तो उनके ऊपर अमल करके मेल जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको ज़्यादा रिलीज़ करवाते हैं। क्योंकि आम तौर पे जो मेल हार्मोन है ओवरी से वो कम रिलीज़ होता है, लेकिन इस वजह से ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है कि जो LH है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और यह होता रहता है। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, इसकी जेनेटिक भी हो सकती है और इन्वायरमेंटल भी। जेनेटिक से मुराद ये है कि फैमिलीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और एनवायरमेंटल का ये है कि बाज़ औक़ात मोटापा भी एक वजह बनती है और बाज़ औक़ात PCOS की जो पेशेंट्स होती हैं उनके अंदर मोटापा होता है, उनके अंदर ओबेसिटी होती है, उसके अलावा उनके अंदर जो इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस होती है।
यानी उनकी शुगर ज़्यादा रहेगी। अगर उनकी सुबह के वक्त शुगर चेक करें या 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज पानी के गिलास में डाल के देने के बाद फिर शुगर चेक की जाए, जिसको अगर वो भी ज़्यादा आती है, यानी अगर वो 200 से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो है उसका कंट्रोल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज को अंदर भेजती है सेल्स के और खून के अंदर इसके लेवल को ख़ास दर्जे पे रखती है। लेकिन अगर किसी का जो ग्लूकोज है, ये पोस्ट प्रेंडियल कह लें या जो 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद हमने चेक किया था, तो उस वक्त अगर वो ग्लूकोज जो है वो उसकी मिकदार 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है, तो इसका मतलब है ये इम्पेयर्ड, इसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। तो एक तो ग्लूकोज का मसला होता है, फिर मोटापा होता है इन ख़वातीन में। इसके अलावा जैसे मैंने बाकी जो अलामात बताई हैं वो होती हैं, और बाज़ औक़ात अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी ही वजह बनती है, तो गर्दन के पीछे के हिस्से में या जो हमारी आर्म पिट्स होती हैं, जिसको हम बगल कहते हैं, एक्जिला कहते हैं, तो वहाँ पे काले रंग की निशान बनते हैं, जिसे एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हम कहते हैं। तो आपका जो डॉक्टर है, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे चेक करवाने के लिए, तो वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, पूरा आपके मेंस्ट्रुअल जो पूरा एक पीरियड्स के बारे में पूछेंगे, और साथ आपके चेहरे को देखेंगे, आपके बालों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है उसको देखेंगे, और उसके अलावा फिर वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो काफ़ी हद तक उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको पीकॉस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है। क्योंकि आप याद रखें कि जो ख़वातीन के अंदर इनफर्टिलिटी या बच्चे की पैदाइश के ना होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पीकॉस है। उसकी वजह ये होती है कि जब किसी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा आते हैं तो उसमें, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसलिए कम हो जाता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा बन जाता है, ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा बन रहा होता है, तो वो नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उस सूरत में होता क्या है कि ये जो फॉलिकल्स जिनके अंदर ओवा या अंडे होते हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते, और जब वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे तो वो उसी स्टेज में रह जाएंगे, और उसी स्टेज में वो एक मखसूस हालत में चले जाएंगे जिसमें पानी की थैलियाँ बन जाएंगी, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। तो जब वो अंडा रिलीज ही नहीं होगा तो इसे हम कहते हैं एन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहते हैं जब 14वें दिन पे अंडा रिलीज होता है। लेकिन जब अंडा मेच्योर ही नहीं होगा, फॉलिकल मेच्योर ही नहीं होगा, तो वो अंडा रिलीज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से इस अमल को हम कहते हैं एन ओव्यूलेशन। और जब अंडा नहीं आएगा तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो यूट्रस में आके, बच्चादानी में आके अटैच नहीं होगा, तो बच्चे की पैदाइश तो हो नहीं सकती। तो ख़वातीन में इनफर्टिलिटी या बच्चे की पैदाइश के ना होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पीकॉस भी है। इसी तरह फिर उनमें शुगर का कंट्रोल ख़राब हो जाता है, उनमें मोटापा ज़्यादा हो जाता है, उनमें सोते हुए जो बार बार सांस का रुकना और जो खराटे आते हैं जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, उसके प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ ही इन तमाम अवामिल की वजह से ख़वातीन डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार होती हैं। तो आपके डॉक्टर की कोशिश होगी कि आपको तशख़ीस करें, क्योंकि ये जो मेरी वीडियोज़ होती हैं ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, एजुकेशन के लिए हैं, लेकिन आपका इलाज आपके डॉक्टर ने ही करना है, आपकी तशख़ीस आपके डॉक्टर ने ही करनी है, आपके बारे में जो मीटिंग होगी वो आपके डॉक्टर की ही होगी। लेकिन वीडियो का मकसद क्या है कि आपके पास एक बेसिक इल्म हो, नॉलेज हो कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, और किस वक्त डॉक्टर को जाके उससे मशवरा करना है आपने, कि आपके जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनके साथ। अब आपके डॉक्टर ने आपसे हिस्ट्री ली, आपका फिजिकली आपको एग्जामिन किया, आपका अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद वो आपको कुछ टेस्ट तजवीज़ करते हैं। वो जो टेस्ट होते हैं वो बुनियादी तौर पे एक तो मेल हार्मोन हम चेक करवाते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है जिसको मेल हार्मोन कहते हैं, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करवाया जाता है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल चेक करवाया जाता है, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करवाया जाता है। और ये कोशिश होती है कि ये जो हार्मोन है ख़ासतौर पे ख़वातीन वाले, ये आपके पीरियड्स के 5वें से 9वें दिन तक सुबह के टाइम चेक करवाए जाएँ। और इसके अलावा वो हो सकता है कि अगर उनको लगता है कि आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा है, तो वो आपका कोई ब्रेन का MRI या CT स्कैन भी करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं प्रॉब्लम ब्रेन में तो नहीं है। और बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड इसलिए भी करवाया जाता है कि जो मेल हार्मोन है वो एड्रीनल ग्लैंड, जो कि गुर्दों के ऊपर 2 छोटे ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से भी रिलीज़ होते हैं।
इसके अलावा आपका डॉक्टर आपके शुगर का लेवल चेक करवाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाएगा, क्योंकि इन खवातीन में जो ट्राइग्लिसराइड है लेवल वो 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, और जो LDL का लेवल है वो ज़्यादा होता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो HDL का लेवल है वो कम होता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये बुनियादी से आपके टेस्ट करवाए जाते हैं और देखने की ये कोशिश की जाती है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किस हद तक है, और उसके बाद ये फैसला किया जाता है आपके इलाज का। आपने हमेशा जहन में रखना है कि सबसे अच्छा इलाज है वज़न का कम करना। अगर कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट को बिल्कुल छोड़ देना। वज़न कम करने से 30% जो ख़वातीन हैं और लड़कियां हैं उनका ये जो PCOS का प्रॉब्लम है ये हल हो जाता है, उनको दवाइयों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश यही करें कि अगर मोटापा का शिकार हैं आप, तो आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज़ाना, यानी 5 दिन जो हफ्ते में 7 में से 5 दिन जो है रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा जो फैट्स वाली चीज़ें हैं वो कम से कम लें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लें, फल और सब्जियां आपका जो खुराक है उसमें ज़्यादा शामिल हो। अगर आप अपना वज़न कम करते हैं और 500 से 1000 कैलोरीज एक दिन में भी कम कर लेते हैं, तो हो सकता है आपका PCOS का मसला वैसे ही हल हो जाए, क्योंकि एंड्रोजन कम हो जाते हैं और आपके जो बाकी हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, आपकी शुगर जो है वो बेहतर हो जाती है, और इसी तरह और भी काफ़ी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक बुनियादी इल्म आपको देना है। तो एक तो ये किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज करके। वो ख़वातीन और लड़कियां जिनका वज़न ज़्यादा हो और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो, तो उनको मेटफॉर्मिन नामी एक दवाई है, ये एक जेनरिक नेम है, इसके ब्रांड्स हैं हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी। 500 मिलीग्राम की ये टैबलेट होती है। तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको ये देखते हुए कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है और आपको मोटापा है और आपको वो दवाइयाँ नहीं दी जा सकती कि जिनकी वजह से आगे प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम बनता है, जो आगे मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, तो उस सूरत में वो आपको मेटफॉर्मिन शुरू करवा सकते हैं कुछ अरसे के लिए। बाज़-औक़ात एक गोली दिन में दी जाती है और बाज़-औक़ात सुबह शाम दी जाती है, और क्योंकि कुछ लोगों को पेट का प्रॉब्लम बनता है इस दवाई खाने से, तो उनको खाने के दौरान कहा जाता है कि वो ये दवाई लें। इसके अलावा अगर कोई खातून जो है वो ये चाहती हैं कि उनको क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हो रही और वो PCOS जो है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी उनकी तशखीस होती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स के पास जो ड्रग ऑफ चॉइस हम उसको कहते हैं वो लेट्रोजोल है। लेट्रोजोल वो दवाई आपको शुरू करवा सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर ने ये फैसला करना है। और इसके अलावा भी एक और दवाई है जिसको हम क्लोमिफेन सिट्रेट कहते हैं, वो भी आपका डॉक्टर आपको शुरू करवा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो दवाइयां हैं लेट्रोजोल और क्लोमिफेन, ये आपकी जो ओवरी है उसके अंदर अंडे की जो पैदाइश है या ओव्यूलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा जो कुछ ख़वातीन हैं, अगर एक फ़र्ज़ करें कि लड़की हैं और उनको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए या वो मैरिड नहीं है, लेकिन उनको PCOS का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका मेल हार्मोन उनके जिस्म में ज़्यादा बनता है और उनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल हैं और एक्नी का प्रॉब्लम है, तो आपकी डॉक्टर फिर आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर डाल सकती हैं, जिसके अंदर ईस्ट्रोजन भी होती है और प्रोजेस्टिन यानी प्रोजेस्टिरोन वाली भी दवाई होती है। लेकिन ये मखसूस दवाइयाँ हैं, इनकी एक मखसूस मिकदार में कंपोजिशन में आपकी डॉक्टर आपको इन दवाइयों पे डाल सकती हैं। लेकिन वो तमाम ख़वातीन और लड़कियाँ जो प्रेगनेंसी चाहती हैं तो उनको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो ज़ाहिर नहीं दी जाएंगी। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी यानी कि और मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। मसलन आपका जो शुगर का कंट्रोल है उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है, आपके वज़न को बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। और बाज़ जो ख़वातीन हैं उनको फिर ज़रूरत पड़ सकती है सर्जरी की। अमूमी तौर पे सर्जरी की तरफ लोग नहीं जाते, जिसे हम ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, क्योंकि उससे भी जो ये आपकी जो प्रेगनेंसी है या ओव्यूलेशन का अमल है वो अचीव किया जा सकता है, वो हासिल किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्लोमिफेन सिट्रेट पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी की ओव्यूलेशन को हासिल किया जाता है क्लोमिफेन के थ्रू, जो पाकिस्तान में मिलती हैं दवाई, आपकी गायनाकोलॉजिस्ट या आपकी जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो आपको शुरू करवा सकती हैं, तो उस सूरत में मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी डर होता है कि एक से ज़्यादा बच्चे जो हैं या एक से ज़्यादा एग रिलीज़ होने का भी डर होता है। तो इसको भी आपको ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें।
तो अभी तक हमें ये पता चला है कि PCOS जो कंडीशन है उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसी लड़की या खातून है जिनके इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, जिनके जिस्म के ऊपर बाल हैं गैर ज़रूरी, और उसके बाद फिर अगर एक्नी का भी साथ प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से फौरी रब्ता करें। और अगर अल्ट्रासाउंड पे मिल जाए तब भी, और अगर ना भी मिले कि ओवेरियन सिस्ट, तो फिर भी आपको PCOS का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी डॉक्टर आपको मखसूस टेस्ट लिख के देंगी, तजवीज़ करेंगी, और उसके बाद आपको मखसूस किस्म की दवाई शुरू करवाई जाएगी। ये जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, इसके लिए वैक्सिंग भी होती है। इसके लिए वैक्सिंग वगैरह का ये प्रॉब्लम होता है कि उससे ज़ख़म बनते हैं, फॉलिकल जो होते हैं बाल के नीचे जड़ में, तो आमतौर पे इसको या इलेक्ट्रोलाइसिस के थोड़ा इलेक्ट्रिकल माइक्रो करंट्स होते हैं, वो भी कुछ सेकंड के लिए देके इनको गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करते हैं। लेज़र थेरेपी होती है, लेकिन इनके आगे थोड़े प्रॉब्लम भी होते हैं, तो इसलिए आपके जो डॉक्टर हैं बाज़ तो आपको ईफ्लोरनीथिन नामी एक जो क्रीम होती है, ये जेनरिक नेम है सारे, मैं कोई ब्रांड नेम आपको जिक्र नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वो क्रीम आपको शुरू करवा दें कि ताकि जिस्म पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो कम से कम हों। और इसी तरह एक्नी का अगर प्रॉब्लम है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आपको दवाइयाँ जो एक्नी की क्रीम्स जो हैं वो तजवीज़ कर सकती हैं। तो ये थी PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात। और इन मालूमात का मकसद, दोबारा मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ एजुकेशन है। कोई भी आपको ऐसा सेहत का मसला है तो आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है, तो वो आपको ना सिर्फ तशखीस में मदद करेंगे बल्कि इलाज में भी मदद करेंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।